हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, आज का लेक्चर वीडियो हमारा कार्ल मार्क्स के ऊपर पार्ट 5 है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर वीडियो में हम कार्ल मार्क्स की विभिन्न अवस्थाओं में उनके क्या विचार रहे उसके बारे में जानेंगे और जानेंगे उन विचारों के माध्यम से उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कार्ल मार्क्स की विभिन्न अवस्थाओं में उनके विचारों के विषय में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मार्क्स के विचारों की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से आज हम मार्क्स की विचारधाराओं को बहुत सटीक रूप से निरीक्षण करके जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स की यदि हम अवस्थाओं के विषय में बात करें तो मार्क्स की तीन अवस्थाएं थी। मार्क्स की तीन अवस्थाएं थी। पहली अवस्था युवा मार्क्स, दूसरी अवस्था प्रौढ़ मार्क्स और तीसरी अवस्था वैज्ञानिक मार्क्स। तो आप याद रखिएगा, मार्क्स की तीन अवस्थाएं थी। पहली युवा मार्क्स, दूसरी प्रौढ़ मार्क्स और तीसरी वैज्ञानिक मार्क्स। पहले हम युवा मार्क्स के विषय में बात कर लेते हैं। युवा मार्क्स के जो विचार थे स्टूडेंट, वो विचार पूर्ण रूप से मानववादी विचारों पर आधारित थे, यानी कि मानववादी विचारधारा पर ही वे विचार आधारित थे। तो युवा मार्क्स जो थे वो मानववादी विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनकी जो विचारधारा थी वो मानववादी विचारधारा थी। युवा अवस्था में मार्क्स ने राइनिस जेतिंग नामक पत्रिका का संपादन किया। युवा अवस्था में मार्क्स ने राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। युवा मार्क्स मानववादी है, ये आपको मैंने बता ही दिया। इसमें स्वतंत्रता का विचार प्रमुख है। कहाँ? युवा मार्क्स के विचारों में। जब वह युवा मार्क्स के विचार थे उस समय उनके विचार मानववादी विचार थे और उनके विचारों में स्वतंत्रता का विचार प्रमुख था। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब विवशता का अंत है, यानी हर प्रकार की विवशता का अंत हो जाए तो ही वह उसको स्वतंत्रता मानते थे, कि किसी भी प्रकार की मजबूरी ना हो, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार की मजबूरी ना हो, तो विवशताओं के अंत को ही वह स्वतंत्रता मानते थे, वो फ्रीडम मानते थे उसी चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं मार्क्स ने इस समय क्या क्या किया। तो मार्क्स ने युवा अवस्था में इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1844 लिखी है। ठीक है स्टूडेंट, जिसे पेरिस पेंडुलिपि भी कहा जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरिस पांडुलिपि किसे कहा जाता है और ऑप्शन दिया जाए तो आप सही ऑप्शन पे टिक कीजिएगा, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 को पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, युवा मार्क्स के विचारों की यदि हम बात करें तो युवा मार्क्स के विचारों में अलगाववाद भी मिलता है। अलगाववाद की संकल्पना भी उसमें निहित है। अब ये अलगाववाद किस किस चीज़ से वो अलगाववाद रखते थे? तो उत्पादन से, प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव, इवन वे स्वयं से भी अलगाव रखते थे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड अवस्था की। मार्क्स की सेकेंड अवस्था जो थी वह प्रौढ़ मार्क्स की अवस्था थी, जिसमें मार्क्स के जो विचार थे वो युवा मार्क्सवाद, जो उनकी विचारधारा थी युवा मार्क्स में, जो उनकी विचारधारा थी मानववादी विचारधारा, वो बिल्कुल उससे उलट थी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम प्रौढ़ मार्क्स की बात करें तो प्रौढ़ मार्क्स में युवा मार्क्स व्यक्ति को मुख्य मानता है, लेकिन प्रौढ़ मार्क्स व्यक्ति वर्ग प्रधान को प्रमुख मानता है। जहाँ युवा मार्क्स व्यक्ति को मुख्य मानते थे, वहाँ पर प्रौढ़ मार्क्स जो है व्यक्ति वर्ग को प्रधान मानता है। यानी कि युवा मार्क्स की पहली जो अवस्था कार्ल मार्क्स की अवस्था थी उसमें वे मानववादी थे, वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को प्रमुख मानते थे। लेकिन जैसे ही उनकी अवस्था जो है प्रौढ़ मार्क्स पे आई, प्रौढ़ावस्था आई, उस प्रौढ़ावस्था में मार्क्स का जो विचार रहा वो व्यक्ति वर्ग प्रधान रहा। उन्होंने व्यक्ति वर्ग प्रधान को मान्यता दी और उसी को महत्वपूर्ण माना। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा युवा मार्क्स पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों की बात करता है। ठीक है स्टूडेंट, मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव की। जबकि यदि हम प्रौढ़ मार्क्स की बात करें तो प्रौढ़ावस्था में मार्क्स के जो विचार हैं वह
बदल जाते हैं। युवा मार्क्स जहाँ पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव की बात करते हैं, वहीं प्रौढ़ मार्क्स क्या कहते हैं, आर्थिक दुष्प्रभावों की बात करते हैं। युवा मार्क्स आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स जो है वैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं तीसरी अवस्था की कार्ल मार्क्स की, जो है वैज्ञानिक मार्क्सवाद। अब वैज्ञानिक मार्क्स के विचार किस तरीके थे, तो वैज्ञानिक मार्क्स ने विषमता के तार्किक कारण बताया एवं समाधान भी वैज्ञानिक बताया। तो यहाँ पर जब तीसरी अवस्था में कार्ल मार्क्स आते हैं, यानी वैज्ञानिक अवस्था में, तो ऐसी अवस्था में वे हर चीज़ का सटीक तर्क एवं वितर्क के माध्यम से उसको, किसी भी समस्या को पहले देखते हैं और फिर उसका जो समाधान है वो वैज्ञानिक रूप से करने के पक्षधर हैं। तो यहाँ उन्होंने अपना जो एक विचारधारा अपनाई वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर उन्होंने परखी। ठीक है स्टूडेंट, तो एक वैज्ञानिक रूप में उन्होंने कहा जा सकता है कि ये जो उनके विचार मार्क्स के जो वैज्ञानिक मार्क्स के जो विचार आते हैं, जो तीसरी अवस्था उनकी आती है, तो इस अवस्था में उन्होंने सभी समस्याओं को वैज्ञानिकता के आप एक कह सकते हैं वैज्ञानिकता के तराजू पर तोला और उसी के आधार पर उनका समाधान किया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में बात करते हैं स्टूडेंट, जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे नंबर 1 है अल्थुजर। अल्थुजर ने युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों को अलग बताया। उन्होंने युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स को दोनों को अलग बताया कि दोनों जो विचारधारा है या दोनों जो अवस्था है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम डेविड मैक्लेलन की बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीसरी यदि हम बात करें CEM जोड, CEM जोड, उन्होंने कहा कि मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं। मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं। ठीक है स्टूडेंट, चौथे में यदि हम बात करें, मार्क्स व एंगल्स ने रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर को कल्पना लोकीय समाजवादी कहा। किसने कहा कल्पना लोकीय समाजवादी? मार्क्स व एंगल्स ने। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट यदि हम फैक्ट्स की बात करें तो मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार लिया। यदि पूछा जाए कि द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार मार्क्स ने किससे लिया, तो हीगल से लिया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इन्होंने लिया ज़रूर, लेकिन इनके जो मूल तत्व हैं उनमें भिन्नता है। जहाँ हीगल बात करते हैं चेतना की, वहाँ मार्क्स बात करते हैं भौतिकता की। यहाँ पर हम 6 पॉइंट की यदि बात करें तो वर्ग संघर्ष का एक विचार जो बहुत ज़्यादा फेमस है कार्ल मार्क्स का, उसका वो विचार उन्होंने ऑगस्टीन थियरे से लिया। ऑगस्टीन थियरे से लिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं स्टूडेंट, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने कार्ल मार्क्स की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में बात करी और विभिन्न अवस्थाओं में उनके क्या विचार रहे उस बारे में बात करी। साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में बात करी जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।